हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अरविंद मौर्य आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसमें आज है चैप्टर नंबर 5, ठीक है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के चांसेस अधिक होते हैं, उनको हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे, मेंडलीव की आवर्त सारणी या मूल आवर्त सारणी के लाभ, गुण, विशेषताएं या उपयोगिता। ठीक है, जैसे मान लीजिए चाहे लाभ कह रहा है, विशेषताएं कह रहा है, उपयोगिता कुछ भी कह रहा है, तो एक ही बात है। ठीक है, लगभग समान होते हैं, उन्हीं को लिखना रहता है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि गुण पूछ रहा है, लाभ पूछ रहा है, हम लोग विशेषता याद करके आए या उपयोगिता याद करके आए। ठीक है, उसके बाद फिर लाभ, गुण, विशेषताएं, उपयोगिता तथा दोष को लिखना है, मतलब कमियां क्या क्या थी और उससे हम लोग को लाभ क्या क्या हुआ। जैसे मूल और सारणी जो बनाया गया था मेंडलीव के द्वारा, उससे क्या क्या बेनिफिट हुआ, उसके आगे हम लोग कैसे कैसे संशोधित करते गए और दीर्घाकार आवर्त सारणी प्राप्त हुआ। ठीक है, तो उसके बारे में देखना। दूसरा क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं, जैसे मान लीजिए आवर्त सारणी है तो किसी भी आवर्त में हम लोग यदि बाएं से दाएं जाते हैं या समूह में ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, तो उसके कुछ गुण हैं जो परिवर्तन होते हैं। जैसे मान लीजिए साइज हुआ, ठीक है, त्रिज्या चेंज हो रहा है, या फिर मान लीजिए संयोजकता में कैसे परिवर्तित हो रहा है, या धातुओं और अधातुओं का गुण कैसे चेंज हो रहा है, कैसे कैसे धातु की तरफ बढ़ रहे हैं, अधातु की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसके बाद हो गया ऑक्साइडों की प्रकृति। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करना है। उसके बाद अगला है दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी, ठीक है, प्रमुख विशेषताएं। उसके बाद फिर आधुनिक आवर्त नियम, जो कि अभी हम लोग इसी क्वेश्चन में समझ लेते हैं। उसके बाद मेंडलीव तथा आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर लिखिए। और अगला है विकर्ण संबंध, प्रारूपिक या निरूपण तत्व। यहाँ पर है विकर्ण संबंध या फिर प्रारूपिक या निरूपक तत्व कहते हैं। उसके बाद फिर संक्रमण तत्वों पर संक्षेप टिप्पणी करनी है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है बार बार, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में वर्ग व आवर्त बताइए। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि इस चैप्टर से बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें से हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी, सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी क्या है। ठीक है, तो देखिए मेंडलीव के द्वारा जो आवर्त सारणी दिया गया था उसमें सबसे पहले जैसे कुछ तत्वों का ज्ञात था, ठीक है, तो उसके बारे में अच्छे से अध्ययन करने में, जैसे स्टार्टिंग मान लीजिए एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे स्कूल। ठीक है, स्कूल मान लीजिए स्टार्टिंग में जब स्कूल ओपन होता है तो बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत कम बच्चे पढ़ने आते हैं, जैसे 2-4 बच्चे किसी क्लास के आ रहे हैं, 2-4 किसी क्लास के आ रहे हैं, कुछ लोग उसी में मतलब मामा के घर या बुआ के घर कहीं भी घूमने गए हैं, तो संख्या कम होती है। तो क्या करते हैं, टीचर भी कम आते हैं, तो जितने भी बच्चे 2-4 करके प्रत्येक क्लास के आते हैं सबको एक में बिठा देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से फिर धीरे धीरे जब संख्या उनकी बढ़ जाती है प्रत्येक क्लास की, तो अब उनको अलग अलग क्लास में पढ़ाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो एक क्लास वालों को पढ़ाएंगे तो दूसरा क्लास डिस्टर्ब होगा, मतलब उनके समझ में नहीं आएगा, या उनके समझ में आ रहा है तो अगले क्लास को समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अब अच्छे से पढ़ाने के लिए, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए हमें प्रत्येक क्लास को अलग अलग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब स्टार्टिंग में तत्वों की संख्या कम थी तब तो अध्ययन करने प्रॉब्लम नहीं था, 2-4-10 तत्व जितने भी थे, लेकिन धीरे धीरे तत्वों की संख्या, अधिक तत्वों का ज्ञान हुआ तो फिर इसके गुणों में, जैसे मान लीजिए भौतिक रासायनिक कैसे क्या होता है, कौन से गुण मैच कर रहे हैं, इनमें प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मेंडलीव ने एक आवर्त सारणी बनाया जिसको हम लोग मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, मतलब मूल का मतलब क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ से और स्टार्ट हुआ, उसी सारणी को बेस मान के आगे और आवर्त सारणी का प्रवर्धित रूप या फिर मतलब चेंज करके बनाया गया। ठीक है, तो ये समझते हैं कि इनकी मूल आवर्त सारणी क्या थी, या मेंडलीव के अनुसार आवर्त सारणी क्या था। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग उनकी सारणी पर चलते हैं। तो जो मेंडलीव का मूल आवर्त नियम है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, अर्थात क्या हुआ कि यदि मान लीजिए हम लोग परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रख रहे हैं तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्व आते जाते हैं। ठीक है, दोबारा मिलते रहते हैं। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के मूल आवर्त सारणी के लाभ, गुण, विशेषताएं या उपयोगिता कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोषों को समझते हैं। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, ये मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लाभ, गुण, विशेषताएं या फिर उपयोगिता। तो इसमें पहला है तत्वों के गुणों में अध्ययन या तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा। ठीक है, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा। जैसे मान लीजिए जो इन्होंने मूल आवर्त सारणी बनाई थी मेंडलीव ने, उससे क्या हुआ कि तत्वों के गुणों के बारे में अध्ययन करने में सुविधा हुई, कि मतलब हम लोग अलग अलग करते थे तो अच्छा नहीं था। अब एक मान लीजिए समूह बनाया गया या फिर परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, तो उससे यदि मान लीजिए हम लोग किसी भी एक समूह के एक तत्व के बारे में अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं तो उस समूह के सभी तत्वों के बारे में लगभग ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता था कि इसी गुण को सभी लोग फॉलो करेंगे। ठीक है,
प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद दूसरा है तत्वों का सही प्रमाण भार ज्ञात करने में सहायता। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए तत्वों का सही प्रमाण भार ज्ञात करने में, जैसे 1869 से पहले माना जाता था, एग्जाम्पल में हम लोग ले लें तो 1869 से पहले माना जाता था कि मान लीजिए जो बेरिलियम है, ठीक है, इसका प्रमाण भार, क्योंकि प्रमाण भार के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, तो 1869 से पहले माना जाता था कि इसका 13 होता है। ठीक है, कितना माना जाता था, इसका 13.5 लगभग। अब प्रमाण भार 13.5 माना जाता था, लेकिन उसके बाद जब मेंडलीफ ने अपना और सारणी बनाया तो उसमें बताया कि जिससे मान लीजिए ये बेरिलियम जो है दूसरे समूह में आएगा, दूसरे समूह में आएगा तो यहाँ फर्स्ट में लिथियम है और तीसरे में आ रहा है बोरान, तो लिथियम का होता है 7 और बोरान का होता है 11, तो फिर इस बीच में जब ये आएगा कहीं तो इसका 13.5 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यदि मान लीजिए 13.5 को पहले रखेंगे उसके बाद 11 नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग बढ़ते हुए क्रम में रख रहे हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या के या प्रमाण भार के बढ़ते हुए क्रम में, तो इन्होंने बताया मेंडलीफ ने कि इसका लगभग होगा 9.4। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरा जो दिया गया तत्वों का सही प्रमाण भार ज्ञात करने में सहायता, तो इस प्रकार से कुछ तत्व ऐसे थे जिनका सही प्रमाण भार, लगभग सही प्रमाण भार ज्ञात करने में सहायता हुई मेंडलीफ के मूल और सारणी से, तो ये भी एक उपयोगिता है। ठीक है, अब मान लीजिए इससे उपयोगिता के बारे में आ रहा है, ये लॉन्ग में आ रहा है मेंडलीफ की और सारणी के मूल उपयोगिता, मतलब या मूल और सारणी के लाभ, गुण, विशेषता या फिर उपयोगिता। तो इस प्रकार से हम लोग इसको हेडिंग बनाएंगे, पहला हेडिंग, दूसरा हेडिंग, तीसरा हेडिंग, और इसके अंतर्गत और हम लिखेंगे जो हम बता रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग, तो उसको और डिटेल में थोड़ा लिखना रहेगा। ठीक है, यदि 60 में आ रहा है तो बस 3 पॉइंट दे देंगे, काफ़ी हो जाएगा, 3-4 पॉइंट। ठीक है, तो पहला हो गया तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा। ठीक है, कि मतलब जब एक क्रम से रखा गया तो उसका अध्ययन करने में सुविधा हुई। उसके बाद दूसरा है कि प्रमाण भार को ज्ञात करने में, तो यहाँ से जैसे मान लीजिए इसका 13.5 माना जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि 13.5 ना हो कि इसका 9.5, और बाद में प्रयोगों द्वारा भी कन्फर्म हुआ कि इसका लगभग 9 ही होता है। ठीक है, तो देखिए मेंडलीफ के अनुसार भी लगभग 9 के करीब आ गया था, जबकि पहले 13.5 माना जाता था। उसके बाद है नए तत्वों की खोज में सहायता। ठीक है, ये भी एक उपयोगिता ही है मेंडलीफ के मूल और सारणी की। तो नए तत्वों की खोज में उपयोगिता मतलब कैसे कैसे हुआ कि जैसे मान लीजिए हम लोग देख रहे हैं नए तत्वों की खोज में सहायता, तो मेंडलीफ ने कुछ जैसे द्रव्यमान संख्या या प्रमाण भार के बढ़ते हुए क्रम में रख रहे हैं और सारणी बनाए थे, उसके बाद बीच में कुछ मान लीजिए ऐसा मिल रहा है, जैसे एग्जाम्पल में ले लें यहाँ से ABC। ठीक है, तो यहाँ से प्रमाण भार के बढ़ते हुए क्रम में रख रहे हैं, तो यहाँ पहला तत्व मिल जाए मान लीजिए X, दूसरा यहाँ पर कुछ ना मिले। ठीक है, और तीसरा मिल जाए Y, Z। तो अब जड मिला है, तो जड को यहाँ हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये इससे मैच कर रहा है। ठीक है, और यक्स को यहाँ नहीं रख सकते हैं क्योंकि यक्स इससे मैच कर रहा है, तो यहाँ पर उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ा और इसके द्रव्यमान संख्या और इस तत्व के बारे में भविष्यवाणी किया कि कभी न कभी ये तत्व मिलेगा और इसका स्थान यहीं पर होगा। तो इस प्रकार काफ़ी तत्वों को देखा भी गया कि वो मिलते गए और बाद में उन्हें अपने स्थान पर रखा गया। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए देखते हैं तो स्कैंडियम हुआ, गैलियम हुआ, ठीक है, और जर्मेनियम हुआ, तो ये सब तत्व बाद में मिले थे। ठीक है, जिनको उचित स्थान पर रखा गया द्रव्यमान संख्या के बढ़ते हुए क्रम में। उसके बाद हम लोग दे देते हैं कि इनमें दोष क्या क्या थे। ठीक है, मतलब कमियां क्या थी। ये तो सहायता हुआ नए सारणी को या और सारणी को बनाने में कुछ परिवर्तित करके, अपरिवर्तित करके। उसके बाद दोष, इसमें कमियां क्या थी, तो पहला है अधिक प्रमाण भार वाले तत्व को कम प्रमाण भार वाले तत्व से पहले रखना। कभी कभी मतलब इनके और सारणी में ये भी कुछ कमी थी कि प्रमाण भार के बढ़ते हुए क्रम में तो रखा गया था, लेकिन कुछ ऐसे तत्व थे जो स्थान था वो प्रमाण भारों के घटते हुए क्रम में हो गया था, मतलब पहले अधिक वाला उसके बाद कम वाला हो गया था। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखें तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि टीई है, टेल्यूरियम, उसके बाद आयोडीन। तो इन्होंने माना था कि टेल्यूरियम टीई का होता है 125, उसके बाद आयोडीन का माना था 127। तो फिर टेल्यूरियम को आयोडीन से पहले रखा था, लेकिन बाद में पता चला कि टेल्यूरियम जो होता है उसका होता है 127.6। ठीक है, तो फिर इसको पहले नहीं बाद में रखना चाहिए था, क्योंकि 25 नहीं 27, और आयोडीन का कितना पता चला 126.9। ठीक है, अब देखिए आयोडीन को बाद में रखा गया था किसके अनुसार, मेंडलीफ के अनुसार, और टेल्यूरियम को पहले, लेकिन बाद में जब पता चला प्रयोगों द्वारा तो ये था टेल्यूरियम का और ये था आयोडीन का। तो फिर आयोडीन को पहले और टेल्यूरियम को बाद में, यदि प्रमाण भार के अनुसार रखा जाए तो। ठीक है, तो ये भी कुछ कमियां थी। उसके बाद अगला है अनेक नए तत्वों के लिए उचित स्थान का अभाव। कुछ तत्व ऐसे ज्ञात हुए बाद में कि जिनके लिए उसमें स्थान नहीं था। ठीक है, यदि हम प्रमाण भार के बढ़ते हुए क्रम में रख रहे हैं तो उनके लिए उचित स्थान नहीं मिला। ठीक है, तो ये भी एक कमी थी। और अगला है संभारिक या समस्थानिक तथा समस्थानिक का स्थान। जैसे मान लीजिए कुछ जब संभारिक और समस्थानिक का ज्ञान हुआ बाद में, तो उसके लिए भी उचित स्थान मेंडलीफ के और सारणी में नहीं था। जैसे मान लीजिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले लें, तो हाइड्रोजन 1H1 1H2 1H3
3। ठीक है, अब यहाँ पर परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। यदि हम लोग मेंडलीव के अनुसार इसको रखें हाइड्रोजन को, तो इसको 3 स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि परमाणु भार के बढ़ते एक परमाणु भार इसका 1 है, 2 है, 3 है, तो इसको 3 स्थान मिलना चाहिए, जबकि ऐसा संभव नहीं है, हाइड्रोजन को सिर्फ 1 स्थान दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर परमाणु भार के अनुसार जो समस्थानिक का खोज हुआ या समभारिक का, तो भी क्या हुआ कि इनके सारणी में प्रॉब्लम आया। ठीक है, मतलब इनको उचित स्थान नहीं मिल पाया। उसके बाद अगला है तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु क्रमांक है। ठीक है, उन्होंने बताया था कि तत्वों का जो मूल लक्षण होता है, जो उसके रासायनिक गुण या भौतिक गुण के मूल मतलब आवर्ती फलन होते हैं, वो परमाणु भार होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। ठीक, तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग समझते हैं अब दूसरा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, आवर्त सारणी में किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न के गुणों में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब निम्न के गुणों में हम लोग कुछ समझ लेते हैं। जैसे यहाँ परमाणु त्रिज्या दिया गया, विद्युत धनात्मक गुण दिया गया, धात्विक गुण, आयनन विभव, ऑक्साइडों का क्षारीय गुण और संयोजकता। ठीक है, तो देखिए जब किसी आवर्त सारणी में हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं, तो यदि बाएं से दाएं जा रहे हैं तो होता क्या है कि इसमें सबसे पहले हम लोग परमाणु त्रिज्या को समझते हैं। जो परमाणु त्रिज्या होता है वो घटता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, यदि हम लोग यहाँ लिथियम बेरिलियम इसका बात करें, लिथियम बेरिलियम से यहाँ, और हम लोग लघु आवर्त और दीर्घ आवर्त में देखें, तो लघु आवर्त का मतलब हुआ कि इसमें यदि दूसरा और तीसरा और पहला आवर्त देख रहे हैं तो इसमें तत्वों की संख्या कम है। ठीक है, यदि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आ जाता है, तो इसमें तत्वों की संख्या अधिक हो जाती है। तो इनमें संख्या कम होने के कारण मतलब तत्वों की संख्या कम है, जिसके कारण इसको हम कहते हैं लघु आवर्त, और इधर जो नीचे होते हैं दीर्घ आवर्त। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग दूसरे और तीसरे आवर्त की बात करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में और सारणी में दूसरे और तीसरे आवर्त में, ठीक है, बाएं से दाएं जाते हैं तो उसके निम्न गुणों जैसे संयोजकता हुआ, या फिर मान लीजिए धात्विक गुण हुआ, या विद्युत धनात्मक लक्षण हुआ, तो ये सब में मतलब इनमें क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन दोनों की हम बात करें तो देखिए जैसे लिथियम बेरिलियम, बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियान। ठीक है, उसके बाद सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन और आर्गन। तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो जब हम लोग लेफ्ट टू राइट, ठीक है, बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटता है। यदि मान लीजिए मैग्नीशियम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का यदि इतना बड़ा होगा, ठीक है, परमाणु साइज या त्रिज्या, ये त्रिज्या यहाँ केंद्र से लेकर यहाँ अंतिम कोश की दूरी, जो अंतिम कोश की दूरी होती है इसको हम लोग त्रिज्या आर कहते हैं, तो यहाँ त्रिज्या घटता जाता है। छोटा मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो जैसे त्रिज्या या फिर साइज भी कह सकते हैं, आकार भी त्रिज्या घटेगा तो आकार, क्योंकि गोलाकार माना जाता है, तो जब त्रिज्या घटेगा तो आकार भी घटता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया परमाणु त्रिज्या घटता जाएगा और साइज भी घटता जाएगा। ठीक है, दूसरा है विद्युत धनात्मक गुण। अब विद्युत धनात्मक गुण मतलब हुआ कि कितने फास्ट या कितना जल्दी से धनात्मक इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बना लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो जैसे जैसे साइज छोटा होता जाएगा, अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने में प्रॉब्लम अधिक होगी। ठीक है, तो जब साइज छोटा होता जाता है तो विद्युत धनात्मक लक्षण या गुण भी घटते जाते हैं। ठीक है, मतलब जब बड़ा है साइज में तो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सकता है, निकाल सकता है, लेकिन जब साइज घट जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकालने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो जब साइज घटता जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकालने प्रॉब्लम, मतलब धनात्मक गुण भी घटता जाता है। ठीक है, तीसरा धात्विक गुण। धात्विक गुण का मतलब हुआ कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाते हैं उनको धातु कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं उनको हम अधातु कहते हैं। ठीक है, तो यदि मान लीजिए हम लोग पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुण घटता जाता है, जबकि अधात्विक गुण बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये दोनों धातु होंगे, यहाँ एल्यूमिनियम भी धातु होगा, लेकिन सिलिकॉन पर देखेंगे तो ये उपधातु होता है, ना धातु होता है ना अधातु होता है। लेकिन फिर इधर जाएंगे फास्फोरस सल्फर और क्लोरीन पर तो ये अधातु होते हैं। ठीक है, मतलब बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटेगा जबकि अधात्विक गुण बढ़ता जाता है। उसके बाद आयनन विभव की बात हम लोग करते हैं, तो आयनन विभव का मतलब हुआ कोई भी परमाणु है, ठीक कह सकते हैं परिभाषा में, कोई विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन, किसी विलगित गैसीय परमाणु से या परमाणु के अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगता है उसी को हम लोग आयनन विभव या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि साइज घटता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में प्रॉब्लम अधिक होगी। मतलब यदि साइज छोटा है परमाणु का तो यहाँ इलेक्ट्रॉन और बीच में प्लस न्यूक्लियस, तो इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स अधिक हो जाएगा, क्योंकि साइज कम है, ये दोनों पास पास हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में अधिक ऊर्जा देना पड़ेगा। और जबकि ये साइज जैसे ऐसे मान लेते हैं और बड़ा बना के, यहाँ प्लस है न्यूक्लियस में और यहाँ इलेक्ट्रॉन, अब इनके बीच दूरी अधिक है, और यदि मान लीजिए यहाँ पर देखेंगे हम तो इनके बीच की दूरी कम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में अधिक ऊर्जा लगेगा, जबकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में कम ऊर्जा लगेगा इसकी तुलना में। तो यदि साइज घट रहा है तो आयनाइजेशन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनन विभव बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यदि हम लोग पीरियोडिक टेबल में और सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन विभव का मान
बढ़ता जाता है क्योंकि साइज घटता जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ऑक्साइडों का क्षारीय गुण और संयोजकता। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ लिख भी सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या पे टोटल सभी डिपेंड कर रहे हैं जितने भी चीज़। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं पहले। परमाणु त्रिज्या समानुपाती, समानुपाती का मतलब होगा कि वो बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या जो बढ़ेंगे उसको समानुपाती कहते हैं। तो यहाँ से हो सकता है विद्युत धनात्मक गुण, विद्युत धनात्मक गुण। ठीक है, और उसके बाद ये भी समानुपाती होंगे धात्विक गुण। धात्विक गुण। उसके बाद फिर आयनन विभव की बात करेंगे तो ये रिवर्सिबल, इनवर्सली 1/, आयनन विभव। ठीक है, क्योंकि साइज घटेगा तो आयनन विभव बढ़ेगा। उसके बाद बात करते हैं ऑक्साइडों के क्षारीय गुण और संयोजकता के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग संयोजकता को समझ लेते हैं, उसके बाद ऑक्साइडों का क्षारीय गुण। तो देखिए, इससे डायरेक्ट बात करें ऑक्साइडों का क्षारीय गुण, तो ऑक्साइडों का क्षारीय गुण जो होता है, यदि हम लोग बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्षारीय गुण घटता है जबकि अम्लीय गुण बढ़ता जाता है। ठीक है, ऑक्साइडों का क्षारीय गुण घटता जाता है और बीच में जाते हैं तो उभयधर्मी हो जाता है, क्षारीय और अम्लीय दोनों में आता है, मतलब दोनों से रिएक्शन कर सकता है, और उसके बाद लास्ट में अम्लीय हो जाता है। ठीक है, ऑक्साइडों का क्षारीय गुण मतलब ऑक्साइड जो इसके ऑक्साइड होते हैं तत्वों के, यदि हम लोग बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्षारीय गुण घटेगा और अम्लीय गुण बढ़ेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं संयोजकता। तो संयोजकता दो प्रकार से होता है, एक हाइड्रोजन के प्रति और दूसरा हो गया ऑक्सीजन के प्रति। ठीक है, तो यहाँ हम हाइड्रोजन से संबंधित और ऑक्सीजन से संबंधित दोनों देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं कुछ तत्वों को जो कि तीसरे आवर्त के तत्व। तो फ्रेंड्स ये है तीसरे आवर्त का तत्व। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख देते हैं। तो इसके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें अंतिम कोष में 2, अंतिम कोष में 3 और यहाँ अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें अंतिम कोष में 6 और इसमें अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम बात करते हैं संयोजकता। तो संयोजकता देखते हैं, यदि मान लीजिए हम लोग हाइड्रोजन के प्रति देख रहे हैं संयोजकता, तो हाइड्रोजन के प्रति देखेंगे तो हाइड्रोजन के लिए 1 2 3 4 से ज़्यादा नहीं होगा। यदि किसी तत्व के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका संयोजकता 1 हाइड्रोजन के प्रति। ठीक है, यदि 2 है तो 2, 3 है तो 3 और यदि अंतिम कोष में 4 है तो 4। लेकिन इससे ज़्यादा यदि अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसका संयोजकता जो होता है 8 - 5 = 3 हो जाता है। ठीक है, मतलब 8 से माइनस कर देते हैं यदि 4 से ज़्यादा हो रहा है तो। यदि किसी के अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 से माइनस करेंगे 1 आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग देखें तो अब इसमें हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता, यहाँ बात करते हैं संयोजकता हाइड्रोजन के लिए, तो इसके अंतिम कोष में 1 है तो 1 संयोजकता हो जाएगा, इसके अंतिम कोष में 2 है तो 2 हो जाएगा, इसके अंतिम कोष में 3 है तो 3 हो जाएगा, इसके अंतिम कोष में 4 है तो 4। लेकिन जैसे अंतिम कोष में 5 आया तो इसको हम 8 से माइनस करेंगे और फिर 3, यहाँ 6 है तो 8 से माइनस 6 2, यहाँ 7 है तो 8 - 7 = 1। ये हुआ हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता। ठीक है, 4 से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन यदि यहीं पर हम लोग देख लें ऑक्सीजन संयोजकता ऑक्सीजन के प्रति, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है ऑक्सीजन का, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जितने भी अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन है सबको खींच सकता है। तो यहाँ पर संयोजकता जितना अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन है उतना ही ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता होगा। तो यहाँ पर 1। ठीक है, संयोजकता यहाँ कितना ऑक्सीजन के प्रति 1, और यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ तक तो सेम है। लेकिन इसके बाद यहाँ 3 2 1 नहीं, यहाँ डायरेक्ट जितना अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन है सभी को ऑक्सीजन निकाल सकता है, 5 6 और 7। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता। तो फिर अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो जितना बताया गया इसमें से मतलब आपको यदि मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप लोग इस हेडिंग को डाल के परमाणु त्रिज्या, विद्युत धनात्मक गुण और 2 3 लाइन लिख देंगे तो अच्छा खासा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया संयोजकता। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए ये फर्स्ट वाला जो ग्रुप है या समूह कहते हैं, इसको हम लोग आवर्त कहते हैं, जो इस साइड से इस साइड में है। टोटल पीरियोडिक टेबल में और सारणी में 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त है। ठीक है, तभी तो ये हम लोग बोल रहे हैं कि तीसरे आवर्त का तत्व, ये दूसरे आवर्त का, ये पहले आवर्त का। पहले आवर्त में सिर्फ 2 ही तत्व हैं, हाइड्रोजन हो गया और हीलियम हो गया। तीसरे में 1 2 और इधर 6 8 हो गए
तीसरे में भी 8, ठीक है। उसके बाद इधर और बढ़ जाते हैं, 18 हो जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ मान लीजिए हमें यौगिक बनाना हो जिससे सोडियम है और यहाँ ऑक्सीजन से संयोजकता 1 है, तो सोडियम उसके बाद ऑक्सीजन, यहाँ संयोजकता इसके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके अंतिम कोष में यहाँ लिखते हैं, इसके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों से यदि मान लीजिए यौगिक बनाना है तो 2 को यहाँ भेज देते हैं, 1 को यहाँ हो जाएगा Na और 2 यहाँ गया, 2 ऑक्सीजन के पास 1, ठीक है। यदि हमें मैग्नीशियम से बनाना हो या एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम यहाँ लिखते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाना है, एल्यूमिनियम का कितना 3+, मतलब इसका संयोजकता इसके नीचे 3 और ऑक्सीजन का हमेशा 2 ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ अब इस दोनों बीच में यौगिक बनाना है, तो इसको यहाँ इसको यहाँ भेजेंगे तो क्या होगा Al2 और O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये है सोडियम ऑक्साइड। इसी प्रकार से मैग्नीशियम का तो 2 इसका भी, ऑक्सीजन का भी 2 होता है, तो दोनों में 2 मतलब MgO बन जाएगा, ठीक है। सिलिकॉन SiO2, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे सिलिकॉन है, या फिर इसका देख लेते हैं, सिलिकॉन का ही देख लेते हैं, फिर उसका Si पर कितना 2 4, ठीक है, और ऑक्सीजन पर कितना 2। अब इसको यहाँ और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 और 2 हो जाएगा, तो SiO2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, तो 2 1 अन्य 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 हो जाएगा ऑक्सीजन और 1 फिर इसी प्रकार से यहाँ PO। इस प्रकार से हम लोग यौगिक बनाते हैं, ठीक है। कोई भी यौगिक बनाना है तो संयोजकता बराबर करना होता है। आगे हम लोग इसी को ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे, संख्या, तो यहाँ माइनस और प्लस भी देखेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कितना होता है 2 ही होता है सभी में, ऑक्सीजन का हर जगह 2, और इसमें फास्फोरस का 5, तो 5 को यहाँ भेज दो और 2 को यहाँ भेज दो, तो हो जाएगा P2O5, ठीक है। ऑक्सीजन 5 और ये फास्फोरस 2, ठीक है। तो अब इस प्रकार से बना भी सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, दीर्घाकार या प्रवर्धित और साड़ी, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं दीर्घाकार या परिवर्धित और साड़ी की प्रमुख विशेषताओं की, ठीक है। तो इसमें प्रमुख विशेषता ये है कि पहला यदि हम लोग देखते हैं कि इसमें मतलब इस साड़ी में तत्वों का अधिकतर जो रासायनिक और भौतिक गुण है या मौलिक गुण कह सकते हैं, वो उसके परमाणु भार पे न डिपेंड होकर परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है, ठीक है। मतलब परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग देखें तो इसमें जो तत्वों का डायरेक्ट भौतिक या रासायनिक गुण देखा जा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि दूसरे पॉइंट में कि इस सारणी में तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा गया, ठीक है। मतलब तत्वों की जो स्थिति है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखी गई है। उसके बाद अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें जो तत्व हैं उनका एक चाहे भौतिक चाहे रासायनिक गुण ये देखना है, तो सिर्फ पीरियोडिक टेबल या मतलब दीर्घाकार और सारणी को देख के ही आभास होता है कि भौतिक और रासायनिक गुण में कहाँ तक भिन्नता है और कहाँ तक समानता है, ठीक है। यदि हम लोग वर्क की बात कर रहे हैं तो कैसे कैसे इसके गुण मैच कर रहे हैं, या फिर आवर्त की बात कर रहे हैं तो कैसे कैसे होता है, ठीक, तो कैसे कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो दीर्घाकार या प्रवर्धित और सारणी है, इनको याद करने में भी आसानी है, ठीक है, क्योंकि समूह वर्ग या फिर और आवर्त में बांटा गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तो दीर्घाकार और सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह जो ऊर्ध्वाधर कॉलम में विभाजित किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके कुछ गुण हैं। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं, और आधुनिक आवर्त के नियम को हम लोग समझ चुके हैं। उसके बाद मेंडलीफ तथा आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर को समझ लेते हैं, ठीक है। तो कुछ अंतर दिए गए हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। पहला है तत्वों को उनके परमाणु भार के वृद्धि में, जैसे मान लीजिए जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी था उसमें तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, ठीक है। और दूसरे मेंडलीफ की आवर्त सारणी में टोटल 8 वर्ग था तथा समूह को 2 उपसमूह ए और बी में बांटा गया था, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसमें देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, तो इसमें टोटल 18 वर्ग था, जबकि इसमें समूह को उपसमूह में वर्गीकृत नहीं किया गया था, ठीक है। 18 वर्ग था और इसमें 8 ही वर्ग था। इसमें देखते हैं तुलना करने में, मतलब दोनों की हम तुलना कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, अक्रिय गैसों के लिए कोई समूह निर्धारित नहीं था, ठीक है, जबकि इसमें अक्रिय गैसों को 18वें समूह में रखा गया। उसके बाद बात करते हैं कि हाइड्रोजन का स्थान, यदि हम लोग मेंडलीफ की आवर्त सारणी की बात करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन का कोई स्थान फिक्स नहीं था, और इसमें हाइड्रोजन को प्रथम समूह तथा प्रथम आवर्त में रखा गया, ठीक है। और लास्ट एक पॉइंट और है, इसको देख लेते हैं। समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था मेंडलीफ में। उसके बाद क्योंकि खोज ही नहीं हुई थी, ठीक है, समस्थानिकों का खोज नहीं हुआ था। उसके बाद अक्रिय गैसों का खोज नहीं हुआ था, तो इसलिए इन्होंने स्थान भी नहीं दिया था। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए भी स्थान फिक्स हुआ, ठीक है, उचित स्थान उनको मिला, और अक्रिय तत्वों को लास्ट में रखा गया 18वें ग्रुप में, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर था। अब हम लोग आगे देखते हैं
विकर्ण संबंध, प्रारूपिक या निरूपक तत्व तथा संक्रमण तत्वों पर संक्षिप्त टिप्पणी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं विकर्ण संबंध सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। तो विकर्ण संबंध के लिए हम लोग कह सकते हैं कि दूसरे आवर्त के तत्व, पीरियाडिक टेबल या आवर्त सारणी में हम लोग कह सकते हैं कि आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के तत्व अगले समूह तथा तीसरे आवर्त के तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के तत्व अगले समूह तथा तीसरे आवर्त के तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तत्व विकर्ण पे स्थित होते हैं इसलिए इनको हम विकर्ण संबंध कहते हैं। इनके इस संबंध को क्या कहते हैं? विकर्ण संबंध कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को देखना हो तो दूसरे आवर्त के तत्व को देखते हैं। सबसे पहले दूसरे आवर्त का तत्व लिखते हैं लिथियम, उसके बाद क्या है? बेरिलियम, उसके बाद बोरान, कार्बन। ठीक है, फिर तीसरे आवर्त ये है सेकंड, इसका दिया है थर्ड। तो थर्ड में क्या था? लिथियम के बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और यहाँ सिलिकॉन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि पहले आवर्त के तत्व दूसरे अगले समूह ये है दूसरा, अगले समूह के तीसरे आवर्त के तत्वों के साथ, मतलब इनका इनसे और इनका इनसे और बोरान का सिलिकॉन से। तो कभी कभी ऑप्शनल में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिथियम दे देगा, लिथियम का विकर्ण संबंध है, 4 तत्व दे देगा जिसमें से एक मैग्नीशियम भी रहेगा। ठीक है, या इस प्रकार से किसी का भी पूछ सकता है। तो इन दोनों में विकर्ण संबंध होता है क्योंकि एक दूसरे के विकर्ण पर, मान लीजिए इसको इस प्रकार से देखें तो वर्ग बन रहा है तो वर्ग के विकर्ण पे स्थित है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसके इस संबंध को विकर्ण संबंध। और लिथियम मैग्नीशियम से समानता दिखाता है। ठीक है, क्योंकि लगभग गुण भी समान होता है और लगभग आयनिक साइज या साइज देखेंगे वो भी समान होता है। ठीक है, बेरिलियम इसी प्रकार से एल्यूमिनियम से और बोरान सिलिकॉन से समानता प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो दर्शाता है। तो इस प्रकार के संबंध को हम कहते हैं विकर्ण संबंध। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रारूपिक या निरूपक तत्व किसे कहते हैं। तो यदि हम लोग बात करें प्रारूपिक या निरूपक तत्व की, तो आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त के सभी तत्व प्रारूपिक तत्व या निरूपक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो तीसरे आवर्त के तत्व होते हैं वो अपने अपने समूह के अन्य तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व का मतलब हुआ कि इनका गुण जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से पूरे समूह के तत्वों का गुण होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए बात आती है कि द्वितीय आवर्त में जो है उनको क्यों नहीं कहते हैं। द्वितीय आवर्त में जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिथियम है, ठीक है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये है सेकंड आवर्त। ठीक है, उसके बाद थर्ड आवर्त की बात करते हैं तो यहाँ हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो हम लोग यहाँ सेकंड आवर्त के तत्वों को प्रारूपिक निरूपक तत्व नहीं कह रहे हैं। ठीक है, इसको नहीं कह रहे हैं जबकि इसको कह रहे हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए ये अपने अपने समूह में छोटे हैं, जैसे सोडियम से छोटा या सबसे छोटा फैमिली में जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके गुणों से हम फैमिली के गुणों के बारे में नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वो जैसे जब छोटे हैं तो खाने पीने में या फिर दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में अन्य ही मतलब गुण को प्रदर्शित करते हैं। उनके गुण से हम फैमिली के गुणों के बारे में नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि कोई वयस्क है जो मतलब फैमिली में अपने फैमिली वाले गुणों से, जैसे जितने भी फैमिली वाले हैं सबके गुणों से मैच कर रहा है, तो उसके मान लीजिए बाहर कहीं भी गए हैं तो उनके गुणों से हम फैमिली के गुणों के बारे में समझ सकते हैं। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है, तो इनके ये सोडियम के बारे में समझ जाए तो टोटल के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि मान लीजिए हम लोग लिथियम के बारे में समझने के बाद, क्योंकि अब देखिए अभी इसके पहले हम लोग देखे हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, विकर्ण समानता दर्शा रहे हैं, मतलब ये लिथियम पड़ोसी से भी समानता दर्शा रहे हैं और ये पड़ोसी से समानता दर्शा रहे हैं। तो इनके बारे में अच्छे से समझ के हम लोग इस फैमिली के बारे में नहीं समझ सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग सोडियम के बारे में समझ जाएं तो सोडियम अच्छे से, सोडियम का जो गुण है अच्छे से सबसे मैच कर रहा है अपने फैमिली में, तो सोडियम के गुण के बारे में समझ के हम लोग इसके बारे में समझ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है जो तीसरे आवर्त का तत्व है टोटल, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, तो ये टोटल प्रारूपक या निरूपक तत्व कहलाते हैं, जबकि इनको नहीं कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। फ्रेंड्स यदि हम लोग बात करते हैं संक्रमण तत्वों का, ठीक है, तो कह सकते हैं कि संशोधित आवर्त सारणी या फिर आधुनिक भी कह सकते हैं। तो संशोधित आवर्त सारणी में वह तत्व या फिर वह सभी तत्व जो सेतु तत्वों से कम समानता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, कम समानता प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्वों को बी उपवर्ग एवं 8वें वर्ग में रखा गया है। ठीक है,
संशोधित और साड़ी की बात हम लोग कर रहे हैं। और यदि मान लीजिए देखते हैं इनके गुणों के बारे में, या फिर कह सकते हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। कुछ तत्व ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल केस में आते हैं, नहीं तो फिर टोटल संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके कुछ गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं। ये रंगीन आयन बनाते हैं, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब संकुल यौगिक बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं, और हो जाएगा कि ये जो संक्रमण तत्व होते हैं वो परिवर्ती संयोजकता शो करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा इनका गुण। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त बताइए। तो अब हम लोग देखते हैं परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व। ठीक है, तो 17 परमाणु क्रमांक वाला तत्व क्या है? क्लोरीन। ठीक है, 17 Cl। ठीक है, 35 होता है। ऐसा भी पूछ सकता है कि क्लोरीन के बारे में, या फिर 17 और 17, 18, 19, 20 कुछ भी दे सकता है। ठीक है, इससे कम भी दे सकता है, तो सबके लिए नियम एक ही रहेगा। तो देखिए सबसे पहले यदि इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग यदि डायरेक्ट KLMN से करते हैं तो हो जाएगा 2, 8, 7। ठीक है, 8 और 2 10 और 7 17। ठीक, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कितना कोष है, 1 2 3। यदि हम लोग यहाँ देखेंगे तो KLM 3 कोष है। ठीक है, और अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। तो 3 कोष होने की वजह से ये तृतीय आवर्त में होगा। ठीक है, जितना कोष होता है उतना आवर्त, उसी आवर्त में वो तत्व होता है। तो जितना मतलब KLM 3 में जा रहा है तो इसका आवर्त कितना हो जाएगा? 3, मतलब तृतीय आवर्त में स्थित होगा। और अंतिम कोष में यम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सप्तम A समूह में स्थित होगा। ठीक है, या फिर मान लीजिए हम लोग ये दीर्घाकार आवर्त सारणी की बात करें तो इसमें हो जाएगा तृतीय आवर्त। आवर्त तो ही होगा, लेकिन समूह की बात करेंगे तो ये अंतिम में यदि 7 है और P ब्लॉक का तत्व है तो इसको हम लोग कहेंगे कि 17वें ग्रुप में स्थित है। ठीक है, या समूह में स्थित है। तो इस प्रकार से प्रत्येक का बताना होगा। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि ये तृतीय आवर्त और सप्तम A समूह में स्थित है। ठीक है, और यदि मान लीजिए दीर्घाकार में हो जाएगा तो वही चेंज हो जाएगा, इसमें 10 ऐड करेंगे, 17वां हो जाएगा, 17वां समूह, और आवर्त जो है तीसरा ही रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य तत्वों का भी पूछा जा सकता है, या फिर किसी भी तत्व का मान लीजिए दे दिया, कोई तत्व यम है, इसका परमाणु क्रमांक 20 है या 18 है या 17, जो भी दे दें, उसके बाद इसका आवर्त और वर्ग बताइए। तो इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चाहे आप लोग KLMN से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, या फिर SPDF से भी करके बता सकते हैं। तो इस प्रकार से था इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छे से तैयारी करते रहें। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।